फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लाइनेक्स शेल कमांड्स इज एलएस। एलएस का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हमने यहाँ पे जो यूजर क्रिएट किया है उस यूजर ने कितने फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्ट को हमें डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंपल नेम्स, कंप्लीट डिटेल्स, हिडन फाइल्स हैं या नहीं, ये सारी कमांड्स उनके लिए होती हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उनके एग्जीक्यूशन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है कि कैसे ये ऑन होता है। आपको सिंपली VMware प्लेयर को जाके क्लिक करना है। जो भी आपने क्रिएट किया होगा नेम, वो लिस्ट में शो हो रहा होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में ऑप्शन आता है प्ले वर्चुअल मशीन एंड एडिट सेटिंग्स। प्ले वर्चुअल मशीन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे विद इन अ मिनट और सो आपके पास में कुछ इस तरीके की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। अब जब मैंने यहाँ पे उबंटू इंस्टॉल किया था तो मैंने ये नेम सेट किया है, तो यहाँ पे लाइनेक्स शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझसे पासवर्ड का इनपुट मांगेगा। अब जो भी पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो आपको इनपुट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे हम हमारा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडोज, और विंडोज पे हम लिनक्स की वर्किंग करवा रहे हैं, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन वाला पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे दूसरे को रन कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली लिनक्स को यहाँ पे रन करते हैं, मतलब मेमोरी के पार्टीशंस करके हम ऑप्शन देते हैं यूजर दोनों में से कोई एक ही रन कर सकता है, तो उस केस में जो लिनक्स है वो फास्ट वर्क करता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलेगा, बिकॉज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो यहाँ पे रन हो रहे हैं। अब बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा वो मैंने ओपन करवा दिया है। एक दो टॉपिक जो बाकी हैं, वंस द कमांड्स एंड द प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इज कवर्ड, हम वो टॉपिक देख लेंगे। एक दो चीजें छोटी छोटी बाकी। ओके, तो अब ये हमारा ओपन हो गया है। आप लोगों ने देखा कितना टाइम इसने कंज्यूम किया, तो ये इस तरीके से ही काम करेगा। कमांड्स के केस में वर्किंग नहीं होगी, बस ऑन होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोग को कहा था कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास में होता है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे विंडोज का डेस्कटॉप होता है हमारे पास में, एग्जैक्टली इस उबंटू सॉफ्टवेयर का जो डेस्कटॉप है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे अगर हमें सारी एप्लीकेशन जो लिनक्स ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड की है, उबंटू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, उसको चेक करना है तो हमें इस 9 डॉट्स पे क्लिक करना होगा। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी लिस्ट हमारे पास में डिस्प्ले हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी लिस्ट हमारे पास में डिस्प्ले हो गई है। स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन अगर हमें ओपन करना है तो जिस तरीके से विंडोज में सर्च बॉक्स होता है, यहाँ पे भी सर्च बॉक्स अवेलेबल है। हम यहाँ पे जो सर्च करने वाले हैं दैट इज टर्मिनल। तो अभी तो मैंने कंप्लीट टर्मिनल टाइप भी नहीं किया और सजेशन आ गया है, तो बस हमें इस पे क्लिक करना है। तो हमारा जो टर्मिनल है जहाँ पे हम एक्चुअल कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यूजर मैंने काम में लिया है दैट इज आर्यन। मैं यहाँ पे रूट यूजर को अभी काम में नहीं ले रही हूँ। तो आप लोग भी जब अपने नेम से क्रिएट करोगे, अपना खुद का नाम का यूजर क्रिएट करोगे, बाय डिफॉल्ट रूट को काम में नहीं लोगे, तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन ही वहां पे डिस्प्ले होगी, aryan@ubuntu। अब कॉलेज में जब हम वर्किंग करते हैं तो वहां पे CentOS सॉफ्टवेयर को हम लोग काम में लेंगे, वहां पे उबंटू काम में नहीं आता है। बट सारी कमांड्स की जो बेसिक वर्किंग है वो सेम है, चेंज नहीं है। सिर्फ जो लॉगिन करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द कमांड्स। अब जैसे कि मैंने कहा, जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी दैट इज टू डिस्प्ले द फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब यहाँ पे जब डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे हमारे पास में दो डायरेक्टरीज होती है। एक होता है रूट डायरेक्टरी और एक होता है होम डायरेक्टरी। अगर हम रूट यूजर से लॉग इन करते हैं तो हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन अगर हमने किसी और दूसरे यूजर से लॉगिन किया होता है तो वहां पे हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे करंटली मैंने नॉर्मल यूजर को काम में लिया हुआ है, तो करंटली मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ दैट इज होम डायरेक्टरी। अब कैसे पता लगाते हैं वो कमांड्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास में कमांड है दैट इज ls कमांड। ls का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हमने हमारे यूजर में कितने फाइल्स और कितने फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करना।
लाइक फॉर एग्जाम्पल हम विंडोज से कंपेयर करके अगर इसे चलें तो मुझे ये पता लगाना है कि सी ड्राइव के अंदर कितने फोल्डर्स, कितनी फाइल्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसे ओपन करेंगे, सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, तो सारी लिस्ट जितने भी फोल्डर्स है, फाइल्स है, सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक वाला काम तो है नहीं, कमांड वाला काम है। तो ls सिंपली हमें टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास में फोल्डर्स, फाइल्स क्रिएटेड हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं इन केस अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा हो। आई होप अब सबको विजिबल हो रहा होगा जो भी फोल्डर्स के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो करंटली यहाँ पे मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हूँ वहाँ पे इतने तरीके के हमारे पास में फोल्डर्स अवेलेबल हैं बाय डिफॉल्ट जो लिनक्स ने हमें प्रोवाइड किए। अब यहाँ पर आप लोगों ने आई थिंक एक ऑप्शन चेक किया होगा, मैं आपको बताती हूँ एग्जीक्यूट करके। देखिए अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ फाइल्स है और ये फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने ls के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया। अब अगर मुझे यहाँ पे इन फाइल्स की कंप्लीट डिटेलिंग चाहिए होती है तो हम व्यू में जाते हैं। व्यू में जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से यहाँ पे डिटेल्स को डिस्प्ले करवाना है, मतलब फाइल्स को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ तो देखिए किस दिन क्रिएट किया गया था, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसका साइज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो एग्जैक्टली में अगर लिनक्स के साथ में भी हमें यही करना है, हमें यहाँ पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए जो हम कमांड काम में लेते हैं दैट इज ls। ls के बाद आपको एक स्पेस मेंशन करना है, इट इज कंपल्सरी, वरना आती है एरर। ठीक है, तो इस ls के बाद आपको एक हाइफन लिखना है और हाइफन के बाद आएगा l। इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज है, कंप्लीट डिटेल के फॉर्म में सब कुछ डिस्प्ले करवाना है। तो ls-help जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही सारे नेम्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे थे, पर अब यहाँ पे उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आ रही है, किस दिन किस टाइम पर क्रिएट किया गया था, किस यूजर से हमने लॉग इन किया है। और यहाँ पे जो ये RWX है, ये है फाइल की परमिशन। फाइल की परमिशन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। दैट इज द वेरी फर्स्ट टू कमांड्स। अब इसके अलावा हमारे पास में एक और कमांड है दैट इज ls-a। ls के बाद एक स्पेस आएगा, देन हाइफन, देन a। अब इसका सिंपली मतलब क्या है, देखिए हमारे सिस्टम के अंदर कुछ तो नॉर्मल फाइल्स होती हैं जो सबके लिए विजिबल होती हैं और कुछ फाइल्स होती हैं हिडन। तो हम यहाँ पे टूल्स पे जाके सेलेक्ट करते हैं कि हिडन फाइल को शो करना है या नहीं करना है। तो अगर लिनक्स के अंदर हमें पता लगाना है कि हिडन फाइल्स कौन कौन सी है, तो उसके लिए इस कमांड को काम में लिया जाता है, ls-a। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जो फाइल्स हमारे पास में एग्जिस्ट कर रही थी पहले से नॉर्मल वाली, वो तो आएंगी ही आएंगी, साथ साथ में यहाँ पे कुछ जो हिडन फाइल्स है .cache, .config, .profile, .sudo, as admin successful, ये इस तरीके की हिडन फाइल्स भी हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे लास्ट एक और कमांड फोल्ड्स एंड फाइल्डर से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाया है, अगर मुझे यही चीज सारी फाइल्स के लिए करवानी है, सारी फाइल्स का मतलब जो फोल्डर्स प्रेजेंट हैं वो भी और जो हिडन फाइल्स हैं वो भी, अगर दोनों के लिए मुझे कंप्लीट डिटेल में डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए जो कमांड हम लोग काम में लेते हैं दैट इज ls-la। अब यहाँ पे इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो नॉर्मली विजिबल हैं, जो हिडन है, सारी सारी फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट डिटेल्स के अंदर डिस्प्ले होंगी। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल फोल्डर्स तो आ रहे हैं और साथ साथ में हिडन फाइल्स भी। ऑलराइट गाइस, जैसे मैं आप लोग को बता रही थी कि ये है हमारा जो हिडन फाइल्स और नॉर्मल फाइल्स होती हैं, सबको अगर कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है, देन वी यूज ls-la कमांड। ये 4 कमांड्स है कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। करंटली हम जिस डायरेक्टरी यानी कि जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अगर डिस्प्ले करवाना है तो ये 4 कमांड्स हमें फॉलो करनी होती है। अब इन 4 कमांड्स के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है, देन आप लोगों को पूछ लीजिए और एल्स विल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट।
अब यहाँ पे डिटेल्स को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, करंटली हम लोग एक डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हैं, डायरेक्टरी में जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है। अब करंटली हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर हमें वो पता लगाना है, करंटली हमारी लोकेशन क्या है, अगर हमें वो पता लगाना है, तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल होती है दैट इज नोन एज PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंटली जो भी लोकेशन होगा जहाँ पे भी हम प्रेजेंट है वो हमें एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए /home/RN। अब यहाँ पे /home क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूजर से लॉग इन किया है। अगर मैं यहाँ पे रूट यूजर से लॉग इन करती तो /root मेरी लोकेशन होती, लेकिन हमने किसी नॉर्मल यूजर से लॉग इन किया है तो यहाँ पे /home के अंदर हम प्रेजेंट है। तो करंटली आप कहाँ प्रेजेंट हो उसको पता लगाने के लिए वी हैव PWD कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने जितना भी वर्किंग किया, प्रेजेंट कितनी फाइल्स कितने फोल्डर्स प्रेजेंट है उनकी लिस्ट पता लगा ली। अगर हमें खुद की फाइल्स क्रिएट करनी हो, हमें खुद के फोल्डर्स क्रिएट करने हो, तो उसके लिए हमें किस तरीके की कमांड को फॉलो करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे अगर हमें खुद का कोई फोल्डर क्रिएट करना है, खुद की कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में दो कमांड्स अवेलेबल है। मतलब कमांड एक ही है लेकिन उसके दो वेरिएशंस हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहली जो हमारे पास में कमांड है दैट इज MKDIR। अब आई एम श्योर जितने लोगों ने फर्स्ट ईयर में बेसिक कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड्स पढ़ी थी वो इस कमांड से फेमिलियर हैं। किसी भी तरीके का डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना होता है, नया फोल्डर अगर हमें क्रिएट करना है, तो MKDIR दैट इज मेक डायरेक्टरी, और इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है हमारे डायरेक्टरी का नाम। अब फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसका नाम भी तो सेट करना पड़ेगा, तो जो भी नाम हमें सेट करना है बस हमें हमारी कमांड लिखनी है, देन स्पेस, देन हमारे फोल्डर का नाम। तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं, हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक वाला तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, ग्राफिकल ऑप्शन है लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम कमांड के थ्रू ही अगर चेक करना चाहें कि फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, LS कमांड को हमें फायर करना पड़ेगा। जितने भी फोल्डर्स प्रेजेंट हैं उनकी लिस्ट ये डिस्प्ले करके देता है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो अब देखिए स्टार्टिंग में ही हमारे पास में जो कॉलेज है वो डिस्प्ले हो गया है, यानी कि हमारा जो फोल्डर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ये है पहली कमांड। इसी कमांड का एक और वेरिएशन होता है दैट इज MKDIR-P। अब इस -P का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हमें सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए तो MKDIR, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट करना है, दूसरे फ़ोल्डर के अंदर तीसरा फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर भी कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हमें या तो अलग-अलग फ़ोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन सबका पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सारे फोल्डर्स और सारी फाइल्स एक साथ एक ही कमांड की हेल्प से क्रिएट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे कॉलेज नाम का फोल्डर तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इस कॉलेज के अंदर बेसिकली हमारे पास में दो तरीके के ही यहाँ पे लोग हैं, या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे पास में स्टाफ है दैट इज फैकल्टी। तो इस कॉलेज नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ दैट इज ऑफ फैकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं, विंडोज के अंदर क्या होता है, हम बैकवर्ड स्लैश देते हैं, इस तरीके का सिंबल आता है। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स में हमेशा पाथ स्पेसिफाई करते टाइम आपको फॉरवर्ड स्लैश ही काम में लेना होगा। अगर बैकवर्ड स्लैश आप स्पेसिफाई कर दोगे तो फिर आएगी एरर। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस होता है विंडोज के पाथ में और लिनक्स के पाथ में। अब यहाँ पे कॉलेज नाम का फोल्डर जो है वो तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस कॉलेज के अंदर मैंने लिख दिया है फैकल्टी। अब फैकल्टी के अंदर भी हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक हमारे पास में IT डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हम अपना डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर लेते हैं, IT डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, कॉलेज नाम के फोल्डर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर फैकल्टी नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फैकल्टी के अंदर IT नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल फोल्डर्स यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर उसके अंदर भी एक और फोल्डर क्रिएट करना है,
तो अलग अलग कमांड्स एग्जीक्यूट करने के बजाय हम mkdir-p को काम में ले सकते हैं। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, किसी तरीके का कोई एरर यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो फ़ोल्डर्स हमने क्रिएट किए हैं वो एक्चुअली में हुए भी या नहीं, उसके लिए तो एलएस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एलएस करूँगी तो मेरे पास में यही इन्फॉर्मेशन आएगी जो पहले आई थी, क्योंकि ये जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं वो तो इस कॉलेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर है। तो अगर हमें एलएस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस कॉलेज नाम के फ़ोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। किसी भी फ़ोल्डर के अंदर कुछ कंटेंट है तो उसे देखने के लिए पहले उसे डबल क्लिक करते हैं, तभी तो सारी चीज़ें विज़िबल होती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलेज नाम का जो फ़ोल्डर है हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। करंटली हम कहाँ हैं? /home/aryan के अंदर है। यहाँ से हमें कहाँ स्विच करना है? इस कॉलेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्विच करना है। तो अगर हमें एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर जाना हो, तो उसके लिए cd कमांड को काम में लिया जाता है। cd स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी, मतलब करंटली हम जहाँ पे भी प्रेजेंट हैं वहां से हमें कहाँ जाना है, वहां से हमें जाना है कॉलेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो cd स्पेस हमारी डायरेक्टरी का नाम। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, देखिए यहाँ पे हम आर्यन फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस आर्यन के अंदर हम कॉलेज नाम के डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस करती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे फैकल्टी नाम का फोल्डर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फैकल्टी एक फोल्डर हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अब मुझे चेक करना है कि इस फैकल्टी के अंदर आईटी क्रिएट हुआ या नहीं। तो फिर से हमें यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी? क्योंकि हमें फैकल्टी नाम के फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। तो cd फैकल्टी अगर हम टाइप करते हैं तो अब देखिए हमारी लोकेशन फिर से चेंज हो गई। आर्यन के अंदर कॉलेज नाम के फोल्डर के अंदर हम फैकल्टी नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस करती हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा आईटी नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली फोल्डर या उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे -p को काम में लेंगे। -p का मतलब है कंप्लीट पाथ देके स्पेसिफाई करना कि हमें क्या क्रिएट करना है। तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, अब मुझे इस फैकल्टी के अंदर कुछ काम तो करना नहीं है, तो हम आ जाते हैं वापस अपनी पुरानी लोकेशन पे। हमारी पुरानी लोकेशन क्या है? हमारी पुरानी लोकेशन है ये /home/aryan। तो यहाँ पे अगर एक जगह से इसे दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना है तो cd कमांड, cd के बाद जाना कहाँ है? होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी के अंदर भी जो आर्यन नाम का फोल्डर है उसके अंदर हमें जाना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए हम ऑटोमेटिकली फैकल्टी से बाहर आ गए और कॉलेज से भी बाहर आ गए। तो यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट करने के लिए mkdir एंड mkdir-p और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे स्विच करने के लिए cd कमांड। इन 3 कमांड्स में किसी को भी कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। तो अगर यहाँ पे जितनी भी वर्किंग हम लोगों ने की है, इस कंप्लीट जो हमारा ये कंसोल है, कंप्लीट जो हमारा एरिया है, अगर उसे हमें क्लियर करना है तो उसके लिए जो कमांड हम लोग काम में लेते हैं दैट इज क्लियर कमांड। तो सिंपली हमें क्लियर लिखना है, जैसे एंटर प्रेस करेंगे कंप्लीट कंसोल हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी वर्किंग तो बीसीए बीएससी को पता है बिकॉज वो जावा पढ़ के आए हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता यहाँ पे क्लियर कमांड भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल सेम जैसे कि विंडोज में होती है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट कमांड। अब हमने यहाँ पे फोल्डर्स जो हैं वो तो क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके की फाइल्स अगर क्रिएट करनी हो तो फाइल्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। पहले तो यहाँ पे लिनक्स में फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में कई तरीके की कमांड्स अवेलेबल हैं। तो हम उन सारी कमांड्स को कवर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कमांड को कवर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कैट कमांड। किसी भी तरीके की फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है, टेक्स्ट फाइल्स जो होती है हमारी स्पेसिफिकली टेक्स्ट फाइल्स को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए कैट कमांड को काम में लिया जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको कैट लिखना है, कैट के बाद आता है हमारे पास में ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हमारी फाइल का नाम, फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ फाइल्स क्रिएट नहीं होती है, जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक्सेल की शीट क्रिएट करनी है, नोटपैड का फाइल क्रिएट करना है, वो सारी चीजें स्पेसिफाइड होती हैं। तो सेम गोज विद लिनक्स एज वेल, यहाँ पे हमें किस टाइप की फाइल क्रिएट करनी है उसका एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई करना होगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये कमांड लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो अब जो हमारा ये कंसोल है ये वेट करेगा। किसका वेट करेगा? डेटा को इनपुट करने का वेट करेगा। मतलब जो फाइल हमने क्रिएट करी है उसमें कुछ डेटा लिखना है या नहीं। तो अभी के लिए कुछ हम डेटा लिख देते हैं। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो एवरीवन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया। बस मुझे इतना ही डेटा मेरी फाइल के अंदर लिखना है। अगर आपको यहाँ पे और भी डेटा लिखना है तो आप और डेटा लिख सकते हो, एंटर प्रेस करके कई तरीके की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे अभी बस इतना ही डेटा लिखना है, तो अब हम क्या करते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं इन विंडोज। यहाँ पे अगर हमें सेव एंड क्लोज वाली फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल करवानी है या सेव एंड एग्जिट अगर मैं कहूँ, तो उसके लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करेंगे हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, डेटा सेव हो चुका है और हम अब उसको क्लोज करके बाहर आ चुके हैं। तो कैट ग्रेटर देन का सिंबल एंड फाइल का नेम, फाइल को क्रिएट करने के लिए जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप कुछ डेटा इनपुट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा इनपुट ही नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे फाइल को क्रिएट करके रखना है, डेटा बाद में इनपुट कर लेंगे, अभी तो सिर्फ फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे वही सेम कैट कमांड ग्रेटर देन का सिंबल। अब यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रखा है greet.txt। जैसे ही मैं एंटर डिस्प्ले करूंगी अब ये फिर से वेट करेगा इनपुट के लिए। कोई इनपुट नहीं देना, कुछ डेटा हमें सेव भी नहीं करवाना, ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है। तो सिंपली आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपकी ब्लैंक फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दैट इज अबाउट क्रिएटिंग अ फाइल। अब यहाँ पर अगर मुझे जो फाइल है उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करते हैं, फाइल पे डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो पता पड़ जाता है उसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे अगर हमें फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी हमें कैट कमांड ही काम में लेनी पड़ेगी। सिंपली कैट लिखना है, हमारी फाइल का नाम लिखना है। अब बस इतना सा हमें लिखना पड़ेगा, कैट greetings.txt। अब उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन इस फाइल के अंदर राइट की है, तो ये एक ही लाइन एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो गई। इसी का हमारे पास में एक ऑल्टरनेट कमांड भी होता है, दैट इज कैट लेस देन का सिंबल फिर greetings.txt। तो यहाँ पे आप इन दोनों कमांड्स में से कोई सी भी कमांड काम में ले सकते हो, दोनों का काम एक ही है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको डिस्प्ले करवाना। तो फाइल को क्रिएट करते टाइम ग्रेटर देन का सिंबल एंड डिस्प्ले करवाते टाइम लेस देन का सिंबल। और चाहो तो आप इसे कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके से भी कमांड लिख सकते हो। तो फाइल का क्रिएशन और फाइल के अंदर कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना, ये दोनों कमांड्स क्लियर हैं सबको? ऑल राइट, देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट कमांड। अब देखिए फाइल को हमने क्रिएट भी कर दिया और फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले भी करवा दिया। अब जब मैंने फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाया तब मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे तो इसमें और भी डेटा राइट करवाना है। तो अब हम दोबारा से तो नई फाइल क्रिएट करते नहीं है, हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करते हैं और जो जो डेटा हमें उसके अंदर दोबारा से ऐड करवाना होता है वो कर लिख देते हैं, सेव करके उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें सेम प्रोसेस इम्प्लीमेंट करवाना हो, लिनक्स के अंदर जो फाइल क्रिएट ऑलरेडी हमने कर दी है उसके अंदर डेटा को अपेंड हमें करवाना हो, तो सेम कैट कमांड ही हम लोग काम में लेंगे फाइल से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग है। बस इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें डबल ग्रेटर देन के सिंबल को मेंशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो फाइल क्रिएट की है दैट इज greetings.txt, जिसके अंदर ऑलरेडी ये डेटा प्रेजेंट है। इसी के बाद मुझे और चीजें यहाँ पे इनपुट करवानी है, तो कैट डबल ग्रेटर देन का सिंबल एंड फाइल का नाम। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए ये फिर से वेट करेगा इनपुट के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट कर देती हूँ। 2020 मैंने इनपुट किया है एंड कोविड पैंडेमिक हम लोग इनपुट कर देते हैं, जो भी डेटा हमें इनपुट करवाना है। एंड फिर से एक बार हम मैसेज दे देते हैं हेलो, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया और कंट्रोल डी किया, तो यहाँ पे हमारी फाइल के अंदर जो डेटा है वो अब अपेंड हो चुका है। ऑलरेडी ये डेटा प्रेजेंट था, इसके बाद हमने ये और 3 लाइन फाइल के अंदर राइट की है। अब फाइल के अंदर डेटा राइट हुआ है या नहीं चेक कर लेते हैं। cat greetings.txt, तो देखिए इनिशियली हेलो एवरीवन प्रेजेंट था, उसके बाद मैंने ये 3 लाइन राइट करवाई हैं, तो ये 3 लाइन अब हमारी फाइल के अंदर राइट हो चुकी हैं। तो फाइल को क्रिएट करना, उसे डिस्प्ले करवाना और डेटा अपेंड करवाना, ये 3 कमांड्स फाइल से रिलेटेड। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन